इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। विनोद मोरवाल भाई आपने भी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइया ने हमारी राम राम। विनोद भाई, हाँ, कई बार देखा गया ना, जो चारे की कई बार दिक्कत सी हो जाए, तो जब अरे चारे की दिक्कत हो जाए तो हम क्या करें कि साइलेज जो है वो बनाना बढ़िया रहो है। बिल्कुल। और साइलेज हुआ क्या है, साइलेज है अगर हरे चारे ने हवा की अनुपस्थिति में गड्ढे में दबा दें, और गड्ढे में दबा के और उसके बाद उस चारे में लैक्टिक अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़नी शुरू हो जाए, और उस तरह जो हरे चारे का जो पीएच मान है वो कम हो जाए, जिस तरह हरे चारा जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहे है। और इसी सुरक्षित हरे चारे नाम का है साइलेज। अच्छा, तो आज कार्यक्रम आप साइलेज के बारे में बताओगे और क्या लिखा है इसके? मोरवाल भाई बात करेंगे साइलेज उत्पादन में तो सावधानी पे, इसके अलावा जो है प्राकृतिक खेती, क्योंकि सरकार जो है उस पर बड़ा जोर दे रही है और जरूरी भी है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कृषि में जो रासायनिक कीटनाशक है उनके उपयोग में जो हमारे समस्याएं हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे भी। और भाई मनोरंजन के लेकर आया। हाँ बिल्कुल, मनोरंजन तो करवाओगे भाई को, तो जरूर। तो भाई फिर बात कर लेते हैं साइलेज उत्पादन में, क्योंकि पशुओं के लिए तो ये भाई बहुत बढ़िया से, और आपने जिस तरह बता दिया हाँ साइलेज क्यों हुआ है, और यो एक बनाने का जो एक चुनाव का भी तो कुछ बात हुआ करे इसमें। हाँ विनोद मोरवाल भाई, क्योंकि ज़्यादातर देखा जो है किसान भाई अपने जो है वो भूसा या जो पुआल है उसका प्रयोग ज़्यादा करे हैं, और जो साइलेज की तुलना में ज़्यादा घटिया हुआ है, क्योंकि भूसे में और पुआल में जो प्रोटीन है, खनिज तत्व हैं, और जो ऊर्जा जो पशुओं ने मिला उसकी उपलब्धता बहुत कम हुआ है। बिल्कुल। और जो साइलेज बनाने के लिए जो फसलों का जो चुनाव, अगर जो इसकी बात करें जी, तो जो दाने वाली जो फसल है, जिसमें मक्का है, जवार है, जेई है, बाजरा है, ये साइलेज बनाने के लिए उत्तम फसल है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा से वह ज़्यादा हुआ है, और जो कार्बोहाइड्रेट की जो अधिकता से दबे चारे में जो किवन क्रिया है वह तीव्र वो है, जिस तरह जो दलहनी फसलों का जो साइलेज अच्छा नहीं रहता, लेकिन जो दलहनी फसलों को दाने वाली जो फसलों के साथ मिलाकर जी इसमें साइलेज बना सके हैं ना, तो भाई फिर जो सीरा या फिर जो गुड़ के जो गुड़ का हमने प्रयोग करना चाहिए, जिस तरह लैक्टिक अम्ल की मात्रा इसमें बढ़ाई जा सके। बिल्कुल सही करो मोरवाल भाई की, जो जितने भी दाने वाली फसल हैं उनका अगर हम साइलेज तैयार करें तो ज़्यादा बढ़िया साइलेज तैयार होगा। और साइलेज बनाने खातर फसल की कटाई जो है किसान भाई कद करें तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर जो दाने वाली फसल है जिस तरह की मक्का है, जवार है, जई है, तो उनका साइलेज बनाने खातर जब भी दाने जब दूधी हालत में हो जाए ना, कि उसमें पानी आ जाए दूध में दाने में, तो उस समय जो है फसल ने काट लें, और उस समय जो है चारे में लगभग 65 से 70% तक जो है पानी की मात्रा रवा है, और अगर पानी की मात्रा इससे ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा उसने सुखा लें, और उसके बाद जो है फिर उसने गड्ढे में दबावें। और इसी तरह जो साइलेज के गड्ढा आता है भाई, जिस तरह दबाने की आपने बात करी, उसमें भाई फिर विनोद भाई जगह का भी चुनाव जरूरी चाहिए। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो जो साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढों के लिए जगह का चुनाव बहुत ज़रूरी है, और गड्ढे है जो हमेशा उच्च स्थान पर बनाने चाहिए, जरा जो बारिश का पानी है वो उस पर निकट सका, अच्छी तरह निकास उसका हो सका, और इसी तरह जो भूमि में जो पानी का स्तर है वो भी नीचे होना चाहिए।
और जो साइलेज बनाने का जो स्थान अगर जो हम देखा है वो भाई पशुशाला के नज़दीक होना चाहिए भाई, जड़ा हम डांगर डोर अपने पास बिल्कुल मोरवाल भाई सही कह रहे हो, क्योंकि पानी जो है उससे बचा कर रखना है इसमें, चाहे तो बारिश का पानी हो चाहे जो ज़मीन के नीचे वाला पानी है, उन दोनों तो बचा कर रखना है। साथ में जो है पशुशाला के ज़्यादा नज़दीक हम बनावा, ताकि जो है साइलेज ले जाने में एक जगह दूसरी जगह यानी कि चारा ले जाने में हमें दिक्कत ना हो। और जब गड्ढे बनाने की बात कर रहे हैं मोरवाल भाई, तो जो साइलेज बनाने खातर जो गड्ढे हम तैयार करे हैं वो कई तरह के गड्ढे हुए हैं। अच्छा। खासकर अपने गाँव में जो है साइलेज बनाने खातर खतिया जो है काफ़ी जो है बढ़िया रह जाए और काफ़ी उपयोगी भी है या। और गड्ढे का आकार जो है वो जो उपलब्ध चारा है और पशु की संख्या है उस पर भी निर्भर करे है कि घर में जो है डांगर डोर कितने हैं और खेत में चारा कितना उपलब्ध है। और गड्ढा में जो धरातल में है वो ईंटों तय और चारों तरफ जो है सीमेंट और ईंटों की जो है भली भांति हम भराई जरूर करें, यानी कि जो गड्ढा तैयार कराया है उसका जो आधार है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है धरातल है, उस पर भी हम ईंटा का जो है बढ़िया दाल प्लस्तर करें और दीवारों पर भी सीमेंट का प्लस्तर कर लें। और जित तक संभव ना हो, इस अगर मान लो भाई ऐसा संभव नहीं है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भाई जो है चारों ओर तय जो गिल्ली मिट्टी है उसने खूब अच्छी तरह से लीप दें उसने। अच्छा। गम्मा में पहले लिप्या कर दे तो बड़े डाल लीप दे, और लिपने के बाद है उसके साथ जो है सूखे चारे की एक तय उस पर लगा दे और फिर चारों ओर से दीवार पर पॉलीथीन लगा दे, ताकि जो नमी है वो और अंदर ना आवे। और इसी तरह जो गड्ढों को भरने की जब हम बात करें या फिर बंद करने की बात होती है जी, तो जिस चारे का जो साइलेज बनाना है उसने हम काट कर थोड़ी देर तक खेत में सुखाने के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ। ये जरूर ध्यान रखें। और जब चारे में नमी 70% के लगभग रह जावे तो उसमें कुट्टी काटने वाली जो मशीन है उस तक छोटे छोटे उसके टुकड़े भी काट कर गड्ढा में अच्छी तरह से दबा कर भर देवे, ताकि जो छोटे गड्ढों को आदमी पैरों से भी दबा सके, और जबकि बड़े जो गड्ढे हैं वो ट्रैक्टर चला कर दबा देने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो मोरवाल भाई। बिल्कुल। और जब तक जमीन की तह तक लगभग 1 मीटर ऊंचा सा ढेर ना लाग जावे हाँ। और भराई करते रहना चाहिए। और भराई के बाद जो ऊपर तक गुब्बदाकार जो बना देना चाहिए आगे गोलसा, और पॉलीथीन या सूखे घास से ढक के माटी ने अच्छी तरह दबा देवे और ऊपर तक लिपाई कर देवे, ताकि इसमें तब जो बाहर तक पानी या फिर वायु उसमें ना जा सके। यानी कि जो है बिल्कुल अच्छी तरह ढक दे, सील कर देना हमने बड़े डाल की जो है हवा और पानी भीतर ना जावे। और गड्ढे ने खोलन की बात करें मोरवाल भाई, तो जो गड्ढे भरने के लगभग 3 महीने बाद गड्ढा जो है खोल लेना चाहिए। और खोलते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि साइलेज जो है एक तरफ से परतों में निकाला जावे और गड्ढे का जो है कुछ एक हिस्सा ही खोल लें, ताकि बाद में उसने ढकना भी आसान रहे। और गड्ढा खोलने के बाद जो है साइलेज को जितना जल्दी हो सके पशुओं को खिलाकर उसने समाप्त कर दो ना, ख़त्म कर दें। और गड्ढे के ऊपरी भाग में दीवारों के आसपास कई बार देखा जाए फफूंदी लाग जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसा साइलेज जो है अपने पशुओं ने ना खिलावा जिसमें फफूंदी लाग जाए। बिल्कुल। और भाई देखो विनोद भाई, दूध बढ़ाना तो भाई ज़रूरी से। हाँ। और साइलेज का तो बहुत बढ़िया ये तरीका से, और पशुओं को जो साइलेज खिलाना ये ज़रूरी से, क्योंकि जो सभी प्रकार के पशुओं को साइलेज खिला सके है, एक भाग सूखा चारा हो और एक भाग साइलेज मिलाकर हमने खिलाना चाहिए। अगर हरे चारे की जो कमी होता है सो साइलेज की जो मात्रा है वह थोड़ी सी ज़्यादा कर देवे। और साइलेज बनाने के जो 30 से 35 दिन बाद साइलेज को हमने खिला सका है। और एक जो भाई हम बात करें सामान्य पशु की बात करें तो इसमें 20 से 25 किलोग्राम जो साइलेज वो प्रतिदिन हम इसमें खिला सके हैं। और जो दूधारू पशुओं को इसमें साइलेज दूध निकालने के बाद खिलावे, ताकि जो दूध में साइलेज की जो गंध है वह ना आ सके। और यो देखा गया कि भाई जो बढ़िया साइलेज में 85 से 90% हरे चारे के बराबर पोषक तत्व होते हैं। इसलिए भाई जो चारे की जो कमी के टाइम में हमने साइलेज खिलाकर जो पशुओं का हम इसमें भाई दूध उत्पादन इसमें बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुनाफा ले सके। और मोरवाल भाई या तो हमने बात करी साइलेज उत्पादन में किन किन बातों की सावधानी रखनी है। बिल्कुल। और ये बात कर लें मौसम की भी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह कार्यक्रम के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, सबसे पहले जिक्र करते हैं हम
कुरुक्षेत्र जिले के आज के अब तक के अधिकतम तापमान के बारे में। अब तक का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 53% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो आने वाले दिनों में मौसम 13 सितंबर तक परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। 11 सितंबर को गरज चमक के साथ कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं छिटपुट हल्की बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, और साथ ही अधिकतम तापमान में कोई बदलाव न होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि परामर्श की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान में अनुमान है कि मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप अपने फसलों में छिड़काव करते समय परिवर्तनशील मौसम के अनुमान को जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद। तो विनोद भाई, या तो आपने बात करी मौसम की, और साथ के साथ कल के कार्यक्रम भी बता देते हैं। हाँ। भाई, कल है इतवार और रविवार ने हम जो कार्यक्रम लेकर आएगा भाई थारी चिट्ठी मारेगी। और सोमवार ने जो है कार्यक्रम में जिक्र करेंगे आज की नसीहत के तहत ग्रीन हाउस का कृषि में महत्व, और बाजरे फसल को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की जो पहल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बात होगी सोमवार ने कार्यक्रम किसान वाणी में। और इब कराओ भाइया का मनोरंजन, लेकिन इस संदेश के बाद। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है,
धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। मैं तो भरन गई ओ जल नीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मैं तो भरन गई ओ जल नीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। छोड़ दे मटकी मारी बाज गया नंदलाल, बीच ते उलाने दिए किया नहीं बंदला। गागरी के छींट लगी बीज गया कंदला, गागरी के छींट लगी बीज गया कंदला। ओए कपड़े ली रमलीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मैं तो भरन गई जल नीर राम। घाट पे जब मेला हो गया कट्ठे हो गए नर नारी, गाली दे के श्यामी बोला कांप गई पनिहारी। आगे आगे कृष्ण बच्चा पाछे पाछे हम सारे, आगे आगे कृष्ण बच्चा पाछे पाछे हम सारे। ओड़े कट्ठी होगी वीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। भरन गई ओ जल नीर राम की। हम तो न्यू में सोचे जाते यूं ते कोई गैर नहीं से, भाइया की सुन इन बातों में रहनी इब तो खैर नहीं। मारी गिल्ला बैर ला लिया और कोई सैर नहीं से, मारी गिल्ला बैर ला लिया और कोई सैर नहीं। ओ इब ओली अद आखिर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मैं तो भरन गई ओ जल नीर राम की। मान सिंह तय बूझ लिए तेरी सफल कमाई हो जागी, लक्ष्मी चंद तय बूझ लिए तेरी कला सवाई हो जागी। मांगे राम तय बूझ लिए तेरी मन की चाही हो जागी, मांगे राम तय बूझ लिए तेरी मन की चाही हो जागी। ओ
फकीर राम की सौ, जमुना जी के तीर राम की सौ। ओ मैं तो बरन गई ओ जल नीर राम की सौ, जमुना जी के तीर राम की सौ। मैं तो बरन गई ओ जल नीर राम की सौ, जमुना जी के तीर राम की सौ। मैं तो बरन गई ओ जल नीर राम की सौ, जमुना जी के तीर राम की सौ। और ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे राम प्रकाश। और भाइयों भी करें चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। बिल्कुल। और विनोद भाई देखो, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि जिस तरह नाम तो मेरा चल रहा भाई, जो माटी हमारी जी। उसका जो स्वास्थ्य है वो बना रहा है, कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से देखा है, जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है ना जी, हमने सोचा भाई थोड़ी सी जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेवा, फर्टिलाइजर हम यूज़ करें, खाद कीटनाशक दवाइयाँ हैं, बिल्कुल उस तरह भाई जो मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो कति बिगड़ लिया। और कई जगह आते हैं विनोद भाई इसी भूमि हो गई है, एक तो पानी कति डूंगा जा लिया। हाँ। और कई जगह तो ऐसा भी है कि जो फसल हम लेना चाहे भाई वह उड़ा होती है को नहीं जी, क्योंकि हमने स्वास्थ्य उसका खराब हाँ, कर खराब दिया। कर दिया। तो भाई सरकार, जो भारत सरकार ने भाई केंद्र सरकार ने हमारा ये सोचा क्यों ना कुछ ऐसी स्कीम लेकर आवे जिस तरह भाई हमारे जो बड़े बड़े किसान हैं, हाँ। जो अशिक्षित जो किसान हैं, वो उस बारे में अच्छी तरह जान सके। तो भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड भाई केंद्र सरकार की यह योजना से, और इसके अंदर जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, मिट्टी की कार्यात्मक विशेषता है, और भाई पानी कितना चाहिए, पोषक तत्व की सामग्री कितना दे हुआ है, भाई उसका सुधार किस प्रकार से हुआ, तो ये कार्ड बनाया। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई कुछ राज्यों में किसानों को उनकी मिट्टी के बारे में रिपोर्ट पहले से ही दी जा रही थी, और कुछ किसान शिक्षित थे जो कि अपनी मिट्टी को बेहतर समझ सकते, लेकिन भाई कई भाई अशिक्षित भी थे। ताकि अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड सभी के लिए ज़रूरी है, ताकि जो अनपढ़ भी है वो भी माटी ना समझ सके भाई उसमें क्या ज़रूरी है। और भाई इसके जो फ़ायदे हैं वो भी बता देते हैं। या जो स्कीम के तहत किसानों को मिट्टी की भाई पूरी तरह से जांच की जाएगी और उसकी जो रिपोर्ट दी जाएगी, जिस तक वो यो निश्चित कर सके कि किस फसल को विकसित करना चाहिए और किस को छोड़ देना चाहिए। और भाई इसके अंदर भाई सारी की सारी चीज़ बताओगे कि भाई मिट्टी की जो गुणवत्ता किस प्रकार से रह है और क्या चीज़ हमने छोड़नी चाहिए। तो इसका एक कार्ड सा बन जाता है जो प्रभावशाली हो सके और समय की अवधि में एक व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से भरा जा सके। और भाई यह जो स्कीम्स है ना भाई जी, इसमें भाई हम जो बात करें तो भाई यह जो स्कीम्स है यह भाई 2015 में फरवरी में लॉन्च करी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कीम लॉन्च की थी। और इसका जो बजट है 568 करोड़ का रखा था और स्कीम का नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो इसका हमें फ़ायदा बन लेना चाहिए और अपने कार्ड बनवाने चाहिए। बिल्कुल भाई। और साथ में एक चर्चा और कर लें कि प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है, क्यों कृषि में रासायनिक जो कीटनाशक है उनके प्रयोग से आने वाली समस्याएं क्या क्या हैं। मोरवाल भाई, हम जिस तरह जाना भी है कि जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो रासायनिक खाद जो रसायन है उनका हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और साथ में जो है उनका उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा तो हो रहा है, साथ के साथ उपयोग जो है हम ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी वजह से जो हमारे मिट्टी है, पानी है और पर्यावरण है वो सब प्रभावित होने लग रहे हैं। और कृषि में जो रसायन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर रहे हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, उससे सारा उसका प्रभाव पड़ा है किसानों पे, किसान के परिवारों पे, और जो लोग खाना खा रहे हैं उन सब के ऊपर भी इसका असर पड़ा है। और जो कृषि रसायन है उनमें जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो बदल जाए, साथ में जो हम मिट्टी में कीटनाशक हैं, खरपतवार नाशी हैं, जीवाणुनाशक हैं, या फिर हम जो है कई बार फफूंदी नाशक हैं या चूहा मार दवाई हैं, इस तरह के बहुत सारे रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब रसायनों के इस्तेमाल से जो है हमारे पशुधन, इंसान और ज़मीन सब के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लग रहा है, क्योंकि कृषि रसायनों का मानव शरीर पर और पर्यावरण पर सीधा इसमें जो है इसका प्रवेश है। कृषि रसायन का जो है त्वचा पर, आँखों पर सीधा फर्क पड़ा है। साथ में जो कृषि रसायन है इनका हवा के साथ जो है फेफड़ों में जो है प्रवेश हो जाए और इससे जो है फेफड़े संबंधी समस्याएं भी पैदा हो जाए। साथ में जो हम खाना खावा है, जिस तरह अन्न है, फल है, सब्जी है, दूध है, पानी है, सब में जो है ये जो रसायन है
ये प्रवेश कर जाए हैं और जो है इंसान ने बीमार बना हुआ है। बिल्कुल, और प्रकृति का तो विनाश हो रहा है और जो शुद्ध हवा है वह भी खत्म हो रही है। और भाई हवा शुद्ध नहीं रहेगी तो फिर आदमी जीवेगा किस तरह? बिल्कुल। तो आने वाली पीढ़ी के बारे में भी हमने सोचना चाहिए। हमारे बालक है, टब्बर है। बिल्कुल भाई। और जो ये रसायन है उनके संपर्क में आने पर बहुत सारी कई तरह की समस्या भी देखी जाओ है। जिस तरह सांस वाला जो रास्ता है उसमें गले में जलन और खराश होना, और साथ में जो है शरीर में कई बार एलर्जी भी देखी जाओ है। चमड़ी के रोग हो जाए, जिस तरह आँख और त्वचा के जो रोग हैं वो शुरू हो जाए, त्वचा पर जलन होना है, आँखों और त्वचा पर कई बार सूजन और लाल होना भी जिसमें दिखाई दे है, या फिर जो है मिचली होना, उल्टी आना, दस्त लगना, सिर दर्द होना, या जो है बेहोशी की हालत होना। इस तरह के बहुत सारे जो है समस्याएं इसमें देखी जाओ है। और जब रसायनों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे जो है जो मिट्टी की जो है भौतिक दशा है वो भी जो है बिगड़ती जान लग रही है। साथ में जो पानी है, जो ज़मीन के नीचे का पानी है, भूजल जो है वो भी दूषित होने लग रहा है इन रसायनों का इस्तेमाल ज़्यादा करने तक। तो हमने इन रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना है और आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर निर्भर होकर जो निर्भरता हमने वो ख़त्म करनी है और जाना हमने प्राकृतिक खेती की तरफ। और विनोद भाई देखो, प्राकृतिक खेती की जब डिमांड बढ़ेगी, जब हम आगे लेते भी नहीं भाई हमने तब बगैर कीटाणु रहते और कीटनाशक चीज़ दे, हाँ, जब उसका फायदा बढ़ेगा, जब किसान में होगा। जो प्राकृतिक है हमने वही खाना है और प्राकृतिक ही हमने जो है उगाना है, ताकि हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें। और प्रकृति के साथ अगर जुड़े रहे तो हम लंबे जो है जीवेंगे इसमें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और मोरबल भाई अब जो घड़ी है वो इजाजत नहीं दे रही है आगे बढ़ने की, क्यों ना ले भाइयों तब इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।